हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन, एसएससी एग्जाम गुरु चैनल पे करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट 12 में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हर बार मैं आपको बताता हूँ कि करंट अफेयर डेली करंट अफेयर के रूप में मैं आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल और जवाब हैं उसको अच्छे से प्रस्तुत करता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि ये सभी सवाल जवाब आपसे कम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी में आपसे छूटे ना। तो हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाए? तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। 10 से 18 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। साथ ही में इसके लिए जो मेन और थीम रखा गया है कि ये क्यों किया जा रहा है पल्स कॉन्क्लेव, तो दाल के जो सेक्टर है, दाल जो होता है, जो दाल दलहन जिसे हम बोलते हैं, उसके सेक्टर में जो स्थिरता आनी चाहिए उसके संबंधित थीम पर ये कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। और इसको आयोजित करने वाली संस्था है इंडिया पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो ब्राजील ये अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। और ये सदस्य जो बनने की प्रक्रिया में उसे भारत के द्वारा, भारत की राजधानी दिल्ली में वहां के राजदूत को, ब्राजील के राजदूत को उनकी ये उपाधि दी गई कि अब से वो सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधन करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि 4 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय का 73वां स्थापना दिवस रहेगा। और आज तक 73वें स्थापना दिवस पे, आज से इससे पहले कभी इसकी वर्षगांठ या स्थापना दिवस नहीं मनाई गई थी। लेकिन इस बार सिंगापुर के चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें बुलाया जा रहा है। उनका नाम सुंदरेश मेनन, और वो आएंगे और यहाँ पे जो स्थापना दिवस है उसको संबोधित करेंगे। यह जो सिंगापुर के चीफ जस्टिस हैं वो भारतीय मूल के हैं। किस राज्य के अधिकार निकाय ने हाल ही में व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप बाल मित्र लॉन्च किए? तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली दिल्ली के बाल संरक्षण आयोग के द्वारा यह व्हाट्सएप चैट, व्हाट्सएप बाल मित्र करके एक योजना चालू की गई है। और इसका उद्घाटन विधिवत रूप से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वहां पे किया था। मैं आपको बता दूं कि इसमें बच्चे अपनी संबंधित समस्याएं को आसानी से संबंधित बाल संरक्षण आयोग तक पहुंचा सकते हैं। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ? यह भारत के प्रसिद्ध शिल्प मेला में से एक है। शिल्प मेला का मतलब होता है जहां पे हर राज्य की जो लोकल, जो उनकी खुद की संस्कृति है, उनका पहनावा, उनका कारीगरी, उनकी शिल्प कला, उनके हस्तकरघा, ये सब की प्रदर्शनी लगाई जाती है। और 1987 से यह कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। और इस कार्यक्रम में ये जो मेला है सूरज कुंड, यह हरियाणा की फरीदाबाद में आयोजित होता है। और 3 तारीख से 19 फरवरी तक यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह जो योजना लाई जा रही है कि महिलाओं को सशक्त विकास की ओर ले जाएंगे, तो उस सशक्त विकास में सबसे ज्यादा जो भारत में गर्भवती महिलाओं की जो मृत्यु रेट है वो बहुत ज्यादा है, जिसको कम करने के लिए और उन्हें हर चीज की सुविधा देने के लिए, उन्हें जानकारी देने के लिए एम्स ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने, भारत के सबसे पुराने आईआईटी में से एक आईआईटी रुड़की के साथ यह ऐप का लॉन्च किया है। और इस ऐप में उनके हर एक गर्भवती महिला ये ऐप यूज करेंगे जिससे उनको सही जानकारी मिलती रहे और वो डॉक्टर से भी कनेक्ट होते रहे। हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की गई? तो गुजरात के कच्छ में G20 वर्किंग समिति के लिए रूप में टूरिज्म वर्किंग कमेटी की बैठक 7 से 9 फरवरी के बीच आयोजित की गई। और भारत इस बार के बजट में भी ये बता चुका है कि पर्यटन क्षेत्र के लिए उनका बहुत अंतर्राष्ट्रीय निवेश की भी योजना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड पीपीपी मॉडल के रूप में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी योजना है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो मध्य प्रदेश
कि भोपाल में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया गया है। वहां के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने इसकी विधिवत कागज पे हस्ताक्षर करके इसकी शुरुआत की है। और मैं आपको बता दूं कि जो वहां के तथाकथित लोगों द्वारा कहा गया है कि मुगल काल से पहले इस गांव का नाम जगदीशपुर ही था, लेकिन मुगल काल में इसे इस्लाम नगर गांव बना दिया गया, मतलब इसका नामकरण कर दिया गया, जिसके कारण वहां की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गृह मंत्रालय को खत भी लिखा था और मध्य प्रदेश सरकार को भी, और जिससे यह गांव का नाम बदल के जगदीशपुर गांव किया गया है। यायात्सो को किस राज्य का पहला जैविक जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? यहाँ पे एथल लिखा है, अब इसको करेक्ट कर लीजिएगा, स्थल बनाया जाएगा। तो जैव विविधता स्थल का मतलब पहले समझ लीजिए कि जिस भी जगह पे जहाँ पे बहुत बाहर के पशु, ऐसे पक्षी, ऐसे जीव रहते हैं जिनका आगे चल के, ये जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया तो उनकी प्रजाति पे संकट आएगा, उन्हें जैव विविधता स्थल के रूप में विकसित करने की योजना रहती है। तो 4300 मीटर ऊपर लद्दाख जो याया अत्सो झील है, वहां पे यह पहला जैव विविधता स्थल बनाया जा रहा है। किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 की पहल की? तो भारत के पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, जो आंध्रा से आते हैं, मतलब उनका घर आंध्रा है, जी किशन रेड्डी जी का, उन्होंने विजिट इंडिया ईयर 2023 की पहल की है। विजिट इंडिया ईयर 2023 एक तरह से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, और इसके बारे में ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा ये शुरू की गई है, इसमें जो लोगों की भी मतलब शुभांकर, जो जिसको लोगो शुभांकर बोलते हैं, उसका अनावरण किया गया है। और नमस्ते के रूप में इस लोगों की के बारे में बताया गया। नमस्ते जैसा जो हाथ जोड़ के जो नमस्ते करते हैं, वैसा इसका लोगो रखा गया है। और इसमें भारत के जितने भी पर्यटन स्थल है, जैसे स्टेचू ऑफ जो अभी यूनिटी बनाया गया है उसमें, उन सब के साथ, सब ताजमहल से लेके हर चीज को बताया जा रहा है कि दुनिया भर के लोग भारत में आए, भारत के लोग भी अपने भारत को अच्छी तरह से पर्यटन क्षेत्र में विकसित करें। जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है। सॉरी, देखिए राज्य गीत, अब मैं आपके में बताऊं, राष्ट्रीय गीत का मतलब आप जैसे जनगण मन राष्ट्रीय गान है, ये मत समझ लीजिए। तो राष्ट्रीय गीत के रूप में जैसे हर एक राज्य का एक खुद का एक गीत होता है जो उनके राज्य की संस्कृति को बताता है, तो महाराष्ट्र के लिए छत्रपति शिवाजी जयंती जो है, जो 19 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, उस जयंती के उपलक्ष्य में इसे लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। और ये पूरे गाना जो है, यह 1 मिनट 41 सेकेंड का है। और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है कि हर एक स्कूल, जो इंस्टीट्यूशंस है, सरकारी कार्यालय, उसमें नेशनल एंथम के बाद जय जय महाराष्ट्र माझा जो राज्य गीत है महाराष्ट्र का, वो गाया जाएगा। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो भारत की रेलवे की जो मुख्य है आईआरसीटीसी, उन्होंने ये योजना शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसमें यात्रियों को लाइव ट्रैकिंग अपने खाने के बारे में पता चलता जाएगा। साथ में उन्होंने एक नंबर भी दिया है जो व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको एक बार नंबर भी दोहरा दूं, 8750001323। तो फिर से दोहरा देता हूं, 8750001323। तो इसका सही जवाब इंडियन रेलवे है। ये क्वेश्चन कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना, रिपीट हो गया है। ब्राजील इसका सही जवाब है। भारत ने ब्राजील को आधिकारिक रूप से इसका जो अंतरराष्ट्रीय गठबंधन पूर्ण किया है, उन्होंने सौर गठबंधन के उसके सर्टिफिकेट दिए हैं। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची जी ने उनके बारे में बताया भी। किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो समिका रवि जी को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसमें जो ये समिका रवि जी हैं, ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स की प्रोफेशन है तथा रिसर्च स्कॉलर भी है, और उन्हें प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन जी ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। उन्हें एक शिला प्रतिमा जो होती है, मोमेंटो जिसे बोलते हैं, और 2 लाख रुपए नकद प्राइज भी दिया जाएगा। और यह पुस्तक जो है वंडरस किंग्स ऑफ मर्चेंट,
के लिए इन्हें मातृभूमि बुक ऑफ ईयर का पुरस्कार मिला है। किस म्यूजिक कंपोजर ने हाल ही में प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो ये जो प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 है, इसे तीसरी बार उन्होंने जीता है और ये भारतीय मूल के हैं और भारत के बैंगलोर के रहने वाले विकी केज हैं और उन्होंने डिवाइन टाइड्स करके जो म्यूजिक एल्बम बनाया था उसके लिए यह पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। हाल ही में कौन इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करेगा? तो भारत के सबसे अच्छे आईआईटी में से एक आईआईटी मद्रास भारत के इसरो के साथ स्पेस शटल स्पेस फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल एआई विकसित करेगा। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं अस्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 15वीं अस्थायी समिति की बैठक उत्तराखंड के देहरादून में 15वीं बैठक की आयोजन किया गया था और इसमें उत्तराखंड से जो आसपास के राज्य हैं कनेक्टेड उन सब के बारे में जानकारी और मसौदा लाया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 24,000 स्क्वायर फीट से बने वीएफएस वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 15 से 16 कंट्री के वीजा आवेदन केंद्र के लिए जो अलग अलग आपको जाना पड़ता है उसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। आप एक ही जगह पे आके अपने वीजा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में जो मेट्रो सिटी है वहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किया है। किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो कर्नाटक के गुब्बी तालुक में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है और इसका उद्घाटन भी विधिवत रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो भारत के प्रसिद्ध लेखक मेघनाथ देसाई जी के द्वारा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार किया है? तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी बंगाल साइड में 21 से 31 जनवरी तक भारत की सीएपीएफ जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और भारतीय एयरफोर्स के साथ मिलकर इन्होंने ये प्रशिक्षण किया है और इसमें भारत के टैंक मिसाइल जितने भी आर्टिलरी हैं गन से सबका मारक क्षमता का प्रशिक्षण और अभ्यास किया गया है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई? मैं आपको बजट वाले पिछले जो वीडियो थे उसमें भी बताया था यह सवाल का जवाब। साथ ही में आपको बता दूं कि पहले रेलवे अलग से रूप में पेश होता था और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई सरकार बनने के बाद यह अब एक तरह से इंक्लूसिव हो गया है केंद्रीय बजट में। तो 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजी रेलवे को आवंटित की गई है